भारत में जब भी नदियों की बात होती है ना, तो एक नाम सबसे पहले सबसे ऊपर आता है, गंगा। पर ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों के लिए उनकी आस्था है, उनकी संस्कृति और यूं कहिए कि उनके जीवन की धड़कन है। तो चलिए, आज भारत की इसी लाइफलाइन, इसी जीवन रेखा के अद्भुत सफर को जरा और करीब से समझते हैं। 2525 किलोमीटर्स, 2525 किलोमीटर्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है गंगा की कुल लंबाई। इसी वजह से ये भारत की सबसे लंबी नदी है। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो बर्फीले पहाड़ों से शुरू होता है, फिर हरे भरे मैदानों से गुजरता है और आखिर में जाके एक विशाल समंदर में मिल जाता है। क्या कमाल की यात्रा है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी महान नदी की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है, इसका जन्म कहाँ होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा सीधा हिमालय की गोद में, ठीक वहीं जहाँ से ये अद्भुत यात्रा शुरू होती है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, इसका उद्गम यानी अ रिवर्स बर्थ पता लगाते हैं कि ये पवित्र नदी अपना पहला रूप कहाँ और कैसे लेती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है, गंगा का जन्म ना गंगा के नाम से होता ही नहीं है। इसकी कहानी तो भागीरथी के रूप में शुरू होती है और ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के एक खास मकाम गोमुख से। अब कहानी में एक बहुत ही खास, एक आध्यात्मिक मोड़ आता है। देखिए, भागीरथी को गंगा का पवित्र नाम ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए उसे 5 संगमों यानी 5 प्रयागों से गुजरना पड़ता है। ये है पंचप्रयाग की प्रक्रिया। चलिए समझते हैं कि कैसे इन संगमों से गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा बनने का ये सफर जो है ना, ये किसी एक नदी का नहीं बल्कि कई नदियों के मिलन का है। प्रयाग का मतलब ही होता है संगम, कॉन्फ्लुएंस। और ये 5 पवित्र संगम ही मिलकर उस महान धारा को जन्म देते हैं जिसे हम सब गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये हैं वो 5 प्रयाग। देखिए, सबसे पहले विष्णु प्रयाग जहां धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से। फिर आता है नंद प्रयाग जहां नंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है। उसके बाद कर्ण प्रयाग में पिंडर और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, हर संगम में एक नदी कॉमन है, अलकनंदा। ये इन सभी धाराओं को अपने अंदर समेटती हुई आगे बढ़ती है। और फिर आखिर में आता है देवप्रयाग, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण संगम। यहीं पर वो भागीरथी जो गोमुख से चली थी, विशाल अलकनंदा से मिलती है। और बस इसी पवित्र मिलन के बाद जो संयुक्त धारा बनती है, उससे नाम मिलता है गंगा। तो असल में गंगा का जन्म यहीं इसी जगह पर होता है। तो पहाड़ों से उतरकर अब गंगा अपने सफर के सबसे लंबे और शायद सबसे प्रभावशाली हिस्से में दाखिल होती है, मैदानी यात्रा। ये वो हिस्सा है जहां ये नदी लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनती है। और वो जगह है हरिद्वार। जी हाँ, हरिद्वार में गंगा पहली बार पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में कदम रखती है। यहीं पर इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। पहाड़ों की वो तेज धार वाली नदी अब एक चौड़ी, शांत और विशाल नदी बन जाती है। गंगा का ये सफर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। शुरुआत होती है उत्तराखंड से, जहां इसका जन्म हुआ। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रास्ता तय करती है, करीब 1450 किलोमीटर का। फिर बिहार और उसके बाद झारखंड, जहां इसका सफर सबसे छोटा है। और आखिर में ये पहुंचती है पश्चिम बंगाल, जो भारत में इसका अंतिम राज्य है। लेकिन सुनिए, गंगा का ये सफर अकेला नहीं है। रास्ते में कई सारी नदियां, जिन्हें हम सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, आकर इसमें मिलती हैं। ये नदियां गंगा को और भी ज्यादा विशाल और शक्तिशाली बना देती हैं। अब इन सहायक नदियों को हम आसानी से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, राइट बैंक यानी दाईं ओर से मिलने वाली, और लेफ्ट बैंक यानी बाईं ओर से। दाईं तरफ से देखें तो यमुना और सोन जैसी बड़ी नदियां हैं, और बाईं तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा और कोसी जैसी कई नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। इनमें से कुछ सहायक नदियां तो बहुत ही खास हैं, जैसी यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। लेकिन अगर पानी के वॉल्यूम की बात करें तो वो है घाघरा। एक और मजेदार फैक्ट, गोमती इकलौती ऐसी सहायक नदी है जो पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदानों से ही निकलती है। वहीं कोसी को तो बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बदलती है। और हाँ, महानंदा, ये वो आखिरी सहायक नदी है जो गंगा में मिलती है।
तो हजारों किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद अब गंगा अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, द फाइनल एक्ट, डेल्टा और सागर। ये वो जगह है जहां नदी एक आखिरी बार अपना रूप बदलती है और अंत में समंदर में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का। यहाँ पर गंगा 2 हिस्सों में बँट जाती है। इसकी एक धारा भारत में ही रहती है, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं, और जो मुख्य धारा है वो चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ उसे पद्मा कहा जाता है। और यहीं पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और बस यहीं से गंगा अपनी लंबी यात्रा को पूरा करती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो ये तो था गंगा का सफर, लेकिन गंगा सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा नहीं है। ये एक जीता जागता अजूबा है, अ लिविंग वंडर। चलिए अब कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स जानते हैं जो इस नदी को वाकई में सबसे अलग बनाते हैं। हम सबने सुना है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, है ना? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये असल में एक खास किस्म का वायरस है जो गंगा के पानी में नेचुरली पाया जाता है। और इसका काम क्या है? ये पानी में मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और इसी वजह से गंगा के पानी में खुद को साफ रखने की ये कमाल की शक्ति है। गंगा का राष्ट्रीय महत्व कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 4 नवंबर 2008 को इसे भारत की राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर घोषित किया गया। और इतना ही नहीं, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। और ये खूबसूरत जीव सिर्फ साफ और मीठे पानी में ही जिंदा रह सकता है, जो हमें बार बार गंगा के स्वास्थ्य की याद दिलाता है। और ये नंबर 1620 किलोमीटर, ये दिखाता है गंगा का आर्थिक महत्व। ये भारत के सबसे लंबे नेशनल वाटरवे 1 की लंबाई है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा पर ही बना है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, बल्कि व्यापार के लिए भी एक बहुत जरूरी रास्ता है। तो हमने देखा कि कुदरत ने गंगा को खुद को साफ रखने की एक चमत्कारी शक्ति तो दी है, लेकिन आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या हम, जो इसे गंगा मैया कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हम इसे साफ